साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पिछड़े वर्ग से आने वाले राजस्थान के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत ने हाल के दिनों में जो दो निर्णय लिए हैं वो आगे आने वाली राजनीति के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। मैं लगातार नेशनल जनमत के माध्यम से ये अपील करता रहता हूं तमाम सारे लोगों से कि केवल अपनी जाति के या किसी भी एक पार्टी के बंधुआ मजदूर मत बनिए। जब आप विभिन्न तरीके के राजनीतिज्ञों की तारीफ करने लग जाएंगे सामाजिक न्याय के एजेंडे पर, तो उससे सामाजिक न्याय की बात करने वाले, पिछड़े दलित वर्ग की बात करने वाले, बहुजन राजनीति की बात करने वाले या शोषितों की राजनीति की बात करने वाले तमाम सारे लोगों के लिए एक दूसरे से कंपटीशन यानी कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। आपके अपने नेताओं को भी समझ में आएगा कि हमारी जो जनता है वो वास्तव में हमसे उम्मीद क्या करती है। जब ऐसा होने लगेगा तो देश भर में वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक तबकों की राजनीति की बात करने वाले लोगों की, पार्टियों की वैचारिक दरिद्रता भी दूर हो सकेगी। हाल में जो दो निर्णय लिए हैं जिनकी सराहना नेशनल जनमत भी कर रहा है, आप लोगों को भी किसी न किसी माध्यम से यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से इन निर्णयों की सराहना करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत ने जो एक निर्णय लिया उसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, प्रत्येक जिले में एक राजकीय विद्यालय का नाम ज्योतिबा फूले व राजकीय बालिका विद्यालय का नाम माता सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखा जाएगा। दूसरा, महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा ऑब्लिक तस्वीर राज्य के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लगाई जाएगी। सरकारी स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र, किसानों के लिए व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं के नाम ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखे जाएंगे। चौथा निर्णय, प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस 3 जनवरी को महिला शिक्षिका दिवस के रूप में आगे से राजस्थान सरकार मनाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके अलावा मृत्यु भोज, उस 1960 से राजस्थान में कानून बना था कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु भोज करता या करवाता है तो उसके लिए उसको 1 साल की सजा देने का प्रावधान था। अब निर्णय ये किया गया है कि 1960 का जो अधिनियम बना हुआ था उसको सख्ती से लागू करवाया जाए। राजस्थान के डीजीपी ने बाकायदा हर जिले के एसपी को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर स्पष्ट निर्देश दे दिए जाएं थानों में भी कि अगर कहीं भी मृत्युभोज करता हुआ पाया गया तो उसके लिए ग्राम प्रधान, पटवारी और थानाध्यक्ष जिम्मेदार होगा। मृत्युभोज की धारा 4 में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 3 में लिखित मृत्युभोज का अपराध करेगा या मृत्युभोज करने के लिए उकसाएगा या सहायता करेगा, प्रेरित करेगा, उसको 1 वर्ष जेल की सजा या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मृत्युभोज पर कोर्ट से स्टे लिया जा सकता है। यानी कि अगर आपको पता चलता है कि कहीं भी मृत्युभोज होने जा रहा है, उसके लिए आप कोर्ट में सीधे सीधे अपील कर सकते हैं, कोर्ट उस मृत्युभोज पर स्टे लगा देगा। और धारा 6 में लिखा हुआ है कि कोर्ट के स्टे के बावजूद अगर कोई मृत्युभोज करवाता है तो उसको 1 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। सूचना न देने पर पंच, सरपंच, पटवारी को भी सजा के प्रावधान में सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत के इन निर्णयों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरक्षण को लेकर किए जा रहे तमाम सारे प्रावधानों और जगन मोहन रेड्डी के निर्णयों से अब ये बात स्पष्ट तौर पर जाहिर होती है कि बहुजनवाद, समाजवाद कुछ खास पार्टियों की, दलों की बपौती नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय के तहत इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। निश्चित तौर पर बहुजन नायक के तौर पर जाने जाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब ने इन तमाम सारे महापुरुषों को उत्तर भारत के लोगों को एक तरीके से सौंप दिया। उससे पहले कोई नहीं जानता था छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में, नारायणा गुरु के बारे में, सावित्रीबाई फूले के बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में, संत गाडगे के बारे में या पेरियार रामास्वामी नायकर के बारे में। इन तमाम सारे महापुरुषों के बारे में जानकारी तब हुई जब बहुजन कॉन्सेप्ट के आधार पर कांसीराम साहब ने मिशन के तौर पर इनकी जयंतियां मनवाना और अपने पोस्टर बैनर में इनका यूज करना शुरू किया। निश्चित तौर पर मायावती जी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। लखनऊ से लेकर नोएडा में जो भी पार्क उन्होंने बनवाए, वहां इस बात का ख्याल रखा गया कि बहुजन नायकों की आदमकद मूर्तियां और प्रतिमाएं लगवाई गईं। लेकिन ये सारे काम
पहले वाली मायावती जी किया करती थीं। वर्तमान वाली मायावती जी केवल उन महापुरुषों को झंडे, बैनर, पोस्टर या केवल राजनीतिक इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं, लेकिन कम से कम उनका नाम तो लेती हैं। यहाँ ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जो समाजवाद की बात करती हैं, उनके पास इतनी वैचारिक दरिद्रता है कि महापुरुषों के काम ही कम पड़ जाते हैं। अखिलेश यादव इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने शानदार सिग्नेचर बिल्डिंग बनवाई है, डीजीपी ऑफिस। पूरे देश भर में इससे बेहतर शायद ही कहीं डीजीपी का ऑफिस हो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसका नाम रखा उन्होंने सिग्नेचर बिल्डिंग। महापुरुषों का अकाल पड़ा हुआ था, एक महापुरुष के नाम पर इतनी शानदार बिल्डिंग का नाम नहीं रख पाए। स्टेडियम बनवाया बेहद शानदार इंटरनेशनल स्तर का, उसका नाम रखा इकाना स्टेडियम, महापुरुष का नाम वहां भी कम पड़ गया। लोक भवन बनवाया एकदम शानदार, ना उसके नाम में कोई महापुरुष का नाम जोड़ा, ना ही वहां किसी की प्रतिमा लगवाई। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो वहां आदमकद अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापित कर दी गई। एक बार किसी का नाम रख दिया गया, एक बार किसी की मूर्ति लगवा दी गई, उसको हटाना संभव नहीं है। तो आपकी सरकारों में केवल दो लोगों के नाम, लोहिया के नाम से या जनार्दन मिश्रा के नाम से जरूर कुछ एक जगहों के नाम दिखते हैं, लेकिन बाकी इतना अकाल पड़ा हुआ है वैचारिक कि महापुरुषों के नाम से संस्थानों के नाम भी नहीं रखवाए जा सकते। कर्पूरी ठाकुर समाजवादी विचारधारा के थे, उनका ही नाम इस्तेमाल कर लिया जाता। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का नाम याद कर लिया जाता, बीपी मंडल साहब का इस्तेमाल कर लिया जाता, या जगदेव बाबू कुशवाहा का इस्तेमाल कर लिया जाता। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के एक लंबी विरासत, लंबी परंपरा है। कोई तो महापुरुष होगा जिसकी विचारधारा आपको पसंद होगी, उनका ही नाम इस्तेमाल कर लेते। लेकिन इस तरीके से खाली छोड़ना बताता है कि किस हद तक वैचारिक दरिद्रता है। मैं इस पहलू पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब बात उठी है नामकरण की तो मैं बता देता हूं कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में KGMU यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके मायावती सरकार में छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल विश्वविद्यालय किया गया। मुलायम सिंह यादव की सरकार आई, उन्होंने फिर से बदल करके किंग जॉर्ज कर दिया। मायावती की सरकार आई, उन्होंने फिर से साहू जी महाराज कर दिया। फिर से अखिलेश यादव की सरकार आई, उन्होंने फिर से उसका नाम बदल करके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर लिया। पुरानी बातें हैं, मैं नहीं दोहराना चाहता, लेकिन आगे आने वाले समय में कम से कम इन सारी पुरानी चीज़ों से सीख लेने की ज़रूरत है। इतनी वैचारिक दरिद्रता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बड़े बड़े संस्थान प्रतिष्ठान बना रहे हैं तो उनको किसी महापुरुष का नाम देने से कतराना क्यों है? मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ क्योंकि जो महापुरुष सीधे सीधे सत्ताओं से जुड़ गए, यानी कि सत्ताधारी दल जिन महापुरुषों को पूजना शुरू कर दिए, उनकी तो जयंतियां मनने लगी, उनको थोड़ा बहुत पूछा जाने लगा। लेकिन जिन महापुरुषों का सत्ता में कोई नाम लेवा नहीं है, का जीवन संघर्ष या उनके साहित्य को आज छपवाने वाला भी कोई नहीं है, इक्का दुक्का लोग ऐसे लोगों की जयंतियां मनवा लेते हैं, लेकिन उनके विचारों का प्रचार प्रसार इसलिए नहीं हो पा रहा है कि किसी राजनीतिक दलों द्वारा उनका नाम नहीं लिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि तमाम सारे बहुजन महापुरुषों का इस्तेमाल अगर राजनीतिक दल नहीं कर पाए तो वो अलग थलग पढ़ करके उनका साहित्य खत्म हो गया। कम से कम बहुजनों की राजनीति करने वाले लोगों को छोड़ दीजिए, बहुजनों के संगठनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों का साहित्य समय समय पर निकाल करके आएं और विभिन्न महापुरुषों की जयंतियों के माध्यम से इन साहित्य का प्रसार करें। क्योंकि इतना कुछ छुपा हुआ है कि अगर लोग जातिवाद के वशीभूत होकर ही कम से कम जिस जाति से आते हैं उसी जाति के महापुरुष का ठीक ठाक अध्ययन कर लेंगे तो हर जाति के महापुरुष ने पहले के समय में पाखंड, अंधविश्वास, मनुवाद या इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का घोर विरोध किया है। मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत के इस निर्णय से व्यक्तिगत तौर पर मुझे बेहद खुशी हुई है। उसकी वजह यह है कि IIMC से पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद पहली नौकरी मेरी हिंदुस्तान समाचार पत्र में लगी। तकरीबन साल 2012 की बात है। उस समय मैंने कुछ सामाजिक संगठनों से कहा कि 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की जयंती को शिक्षिका दिवस के तौर पर मनाइए। कुछ संगठनों ने मुझे प्रेस नोट उपलब्ध कराया, मैंने खबर बनाई। उस समय मेरे जो स्थानीय संपादक हुआ करते थे हिंदुस्तान के, उन्होंने मुझसे कहा कि नई चीज़ आप क्या लेकर के आ गए, आखिर सावित्रीबाई फूले की जयंती को हम शिक्षिका दिवस के तौर पर कैसे लिख सकते हैं। मैंने कहा सर कुछ संगठनों ने मनाई है, उन संगठनों के आधार पर लिख सकते हैं। तो बोले 1-2 संगठनों से क्या होता है।
मैंने कहा कि बताइए कितने संगठन चाहिए। उन्होंने कहा कम से कम 10-15 संगठन बनाएं तो बात बनती है। मैंने उसी ऑफिस से फ़ोन लगा करके जितने भी सामाजिक संगठन थे, निषाद महासभा, कुर्मी महासभा, प्रजापति महासभा, भारतीय कार्य सेना से लेकर के जितने भी सामाजिक संगठन उस समय मेरी रेंज में थे, मैंने सबको फ़ोन करके कहा कि अगले दिन मुझे प्रेस नोट और एक फ़ोटो चाहिए कि सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस शिक्षिका दिवस के तौर पर मनाया गया है। अगले दिन 28 प्रेस नोट ले जा करके मैंने संपादक जी की टेबल पर पटके और मैंने कहा अब खबर छपेगी या नहीं छपेगी। उसके बाद मुझे एक खबर छपवाने के लिए जिसकी हेडिंग में लिखा हुआ था सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस शिक्षिका दिवस के तौर पर मनाया गया, इतना संघर्ष करना पड़ा था 2012 में। इसीलिए मुझे खुशी हुई कि कम से कम 2020 आते आते कम से कम किसी एक राज्य की सरकार ने तो घोषित किया कि 3 जनवरी को इस महानायिका का जन्म दिवस शिक्षिका दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। अब सवाल आपके मन में भी होगा कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? ये अकेले किसी समाज के लिए नहीं, बल्कि कोई भी महिला अगर इस समय शिक्षा पा रही है उसके लिए उसको नमन करना चाहिए सावित्रीबाई फूले का। जिन ज्ञान की देवी को आप ज्ञान की देवी बनाए हुए हैं, अगर वास्तव में वो ज्ञान की देवी होती तो दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाएं उस समय तक ज्ञान से वंचित ना रह रही होती। इसलिए असली ज्ञान की देवी हैं सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने 1848 में, यानी कि जिस समय मैं ये बात कर रहा हूं उससे तकरीबन 160 साल पहले और देश को आज़ादी मिलने से 99 साल पहले, सोचिए किस तरह का उन्होंने उस समय विरोध झेला होगा। मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था के हिसाब से एक तो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले शूद्र, और शूद्र में भी सावित्रीबाई फूले महिला, और महिला होकर के भी महिला शिक्षा के बारे में सोचने वाली, क्या विरोध झेला होगा आप सोच सकते हैं। उन्होंने पहला बालिका विद्यालय खोला पुणे के भिड़ेवाड़ी इलाके में। ज्योतिबा फूले के सहयोग से 1 साल में इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर के 5 नए विद्यालयों की स्थापना की। सावित्रीबाई फूले के जब विद्यालयों की बात हो रही है तो एक नाम लेना सबसे ज़रूरी है, फातिमा शेख, जो सावित्रीबाई फूले की मित्र हो गई थी। इसलिए क्योंकि फातिमा शेख के भाई शेख उस्मान उस समय ज्योतिबा फूले के करीबी मित्र हुआ करते थे। जब ब्राह्मणवादियों ने जगह उपलब्ध नहीं होने दी, सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी बालिका विद्यालय में तो उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता था, गोबर फेंक कर मारा जाता था। इसलिए वो एक साड़ी बैग में रख कर के ले जाती थी और पूरे रास्ते भर कीचड़ सहन करती हुई वहाँ जा कर के साड़ी बदल देती थी। ऐसी परिस्थिति में फातिमा शेख ने न सिर्फ जगह उपलब्ध कराई बल्कि ये भी कहा कि मैं भी आपके साथ बालिकाओं को पढ़ाने में पहला योगदान दूंगी। ये किसी वंचित वर्ग के लिए नहीं, देश भर में किसी भी जाति की महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोलने वाली ये ज्ञान की देवी थी। इसलिए सावित्रीबाई फूले को मैं असली ज्ञान की देवी मानता हूँ। 1 साल के अंदर 5 विद्यालय खोलने के साथ ही 4 सालों में तकरीबन 18 बालिका विद्यालय इन दोनों लोगों ने खोले। इतना ही नहीं, उस समय छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह न होने जैसी प्रथाओं को भी इन्होंने रोकने के लिए कड़े कदम उठाए थे। उस समय एक और प्रथा प्रचलित थी कि अगर कोई महिला विधवा हो जाएगी, खास तौर पे उच्च जातियों में और उच्च जातियों में भी, ब्राह्मणों में ये प्रथा थी कि अगर उनके समाज की कोई महिला विधवा हो जाएगी तो पहले तो उसके बाल छील दिए जाएंगे और उस विधवा महिला का आगे विवाह नहीं हो पाएगा, भले ही वो 14 साल की हो, 15 साल की हो या 16 साल की। इसका कड़ा प्रतिरोध किया ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूलों ने। केस बमन की प्रथा उन्होंने उसी समय रुकवा दी थी। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष करते हुए 28 जनवरी 1853 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी। उस गृह का प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने पोस्टर भी लगवाए थे पूरे महाराष्ट्र में। उसका मकसद ये था कि कोई भी विधवा महिला यहाँ आकर के अपने बच्चे को जन्म दे सकती है और चाहे तो यहाँ से बच्चा ले जाए और ना मन हो तो अपना बच्चा यहीं पर छोड़कर जा सकती है। इसी तरह की एक विधवा ब्राह्मण महिला थी काशीबाई। वो अपने बच्चे को नहीं ले जा पा रही थी लोक लाज के कारण, तो उनके बेटे यशवंत को सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने मिलकर पढ़ाया लिखाया था और अपने बच्चे के रूप में स्वीकार कर लिया था। वही यशवंत राव आगे चल करके इन दोनों की असली संतान कहलाए। 1854 में देश में निजी क्षेत्र का पहला अनाथाश्रम
खोलने वाले सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के लिए राह इतनी आसान नहीं थी। जब इन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो उस समय के तमाम सारे मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने ज्योतिबा फूले के पिता से इसकी कंप्लेंट की और कहा कि आपको समाज से, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। इसके बाद थक हार करके इन दोनों को घर तक छोड़ना पड़ा था। सोचिए 24 सितंबर 1873 को जब इन दोनों ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करके पिछड़े और दलित वर्ग के लिए काम करना शुरू किया होगा तो इनको क्या क्या परेशानियां उठानी नहीं पड़ी होंगी, जो इस वीडियो में बताना मुमकिन नहीं होगा। 1890 में निधन हो जाता है ज्योतिबा फूले का। उसके बाद 7 साल तक सत्यशोधक समाज की कमान अकेले सावित्रीबाई फूले ने संभाली। 1897 में प्लेग महामारी जब पूरे देश भर में फैली, उस समय सावित्रीबाई फूले को पता था कि अब अगर ऐसे मरीजों के संपर्क में रहेंगी तो उनकी जान को खतरा है। फिर भी एक बालक को पीठ पर लाद करके अस्पताल पहुंचाने के कारण प्लेग महामारी की चपेट में आकर के ही इस महानायिका का निधन हो गया। लेकिन उससे पहले ये दोनों लोग इतना काम कर गए जिसको 1 घंटे के वीडियो में भी पूरा गिनाना संभव नहीं है। सत्यशोधक समाज ने 1876 से 1879 के दौरान जो अकाल आया था, उस समय में भी लगातार 3 साल तक उनके आश्रमों में रह कर के पढ़ने वाले तकरीबन 2000 बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था की थी। इस जोड़े के नाम पर अगर इस विद्यालयों में नाम रखे जा रहे हैं, उनके जयंती को शिक्षिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ज्योतिबा फूले ने अपने जीते जी तमाम साहित्य लिखा, जिसको बहुजन साहित्य, वंचित वर्ग का साहित्य या कुरीतियों का साहित्य भी कह सकते हैं। लेकिन 2 पुस्तकें उनकी आज भी बहुत ज़्यादा प्रामाणिक हैं और प्रासंगिक भी हैं, गुलामगिरी और किसान का कोड़ा। ढोल गवार शूद्र पशु नारी की अवधारणा को तोड़ते हुए न सिर्फ उस समय उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, बल्कि बालिकाओं को पढ़ाने का भी जोखिम उठाया था। बहुत कम लोगों को पता है कि सावित्रीबाई फूले एक अच्छी कवयित्री भी थीं। उनके तमाम सारे कविता संकलन भी प्रकाशित हुए थे। इसके अलावा उनके तमाम सारे लेखों की एक पुस्तिका भी उस समय छपवाई गई थी। नेशनल जनमत अपील करता है तमाम सारे ऐसे लोगों से जो अपने आप को बहुजनवादी मानते हैं या सामाजिक न्याय का पहरुआ मानते हैं, उन लोगों से मेरी सीधे सीधे अपील है कि अपने अपने जातिवाद और किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर बनने से बाहर निकलिए। मुक्त कंठ से इस तरह के किसी भी काम की तारीफ करिए, ताकि वास्तव में आप जिन लोगों को सत्ता में लाना चाहते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर पड़े, और अगर वो सत्ता में आए तो वो इसी ढंग से काम करना शुरू करें जिस काम को वास्तव में सामाजिक न्याय, वास्तविक में बहुजनवादी, वास्तव में अम्बेडकरवादी काम कहा जा सकता है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है